हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो से हम एक नया सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के वेरियस टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये सीरीज सीए फाउंडेशन एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। तो सीए फाउंडेशन की पेपर 4 में बिजनेस इकोनॉमिक्स आती है, तो उसमें उसके सिलेबस में क्या क्या है उसी अकॉर्डिंग हम अपने वीडियोस बनाएंगे और स्टार्ट से एंड तक सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो बनाई तो ये सीए फाउंडेशन के लिए गई है, लेकिन अगर कोई और स्ट्रीम का बच्चा हो जिसको ये वीडियोस यूजफुल लग रही हो तो वो भी मोस्ट वेलकम है ये सीरीज में। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए, कोई भी एक सब्जेक्ट हो उसकी फर्स्ट चैप्टर जनरली क्या होती है, ये एक जनरल डिस्कशन होता है ऑन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, राइट, कि वो सब्जेक्ट किस बारे में है, वो सब्जेक्ट की स्कोप क्या है, यानी कि आप क्या सीख सकते हो वो सब्जेक्ट पढ़ के। तो यही जनरल चीजों पे चर्चा होती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की फर्स्ट चैप्टर भी कुछ ऐसी ही है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम बिजनेस को इंडिविजुअली पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर जो इकोनॉमिक्स टर्म है इसको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, फिर दोनों टर्म को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्चुअली होता क्या है। आपकी बुक में भी इसी तरह से दिया गया है। ठीक है, तो हम भी वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट? देखिए, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी that comes in many forms, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, एजुकेशन एसेट्रा। तो ये सारे बिजनेस के अलग अलग रूप है। और बिजनेस एक्चुअल में क्या है, हम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। अब बिजनेस में होता क्या है, देखिए, ईच ऑफ दीज बिजनेसेस रिप्रेजेंट एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मिंग अ सेट ऑफ इनपुट्स इनटू अ सेट ऑफ आउटपुट्स। तो बिजनेस में हम करते क्या है, हम कुछ इनपुट्स लेते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपने कुछ रॉ मटेरियल ले लिया, अब हम क्या करते हैं, हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ सेट ऑफ आउटपुट। अब ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, उसके लिए हम कई सारे टूल्स या टेक्निक्स, ठीक है, या इक्विपमेंट्स यूज करते हैं एंड वी कन्वर्ट इट इनटू सम आउटपुट्स। अब आउटपुट्स कैन बी इन द फॉर्म्स ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर ये सर्विस भी हो सकता है। और एक्चुअल में देखा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हम इसी को कहते हैं, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी हम इनपुट्स लेते हैं और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए बिजनेस को भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जा सकता है। ओके, अंडरस्टूड दिस मच? तो अब क्या क्या इनपुट्स एंड आउटपुट्स होते हैं बिजनेसेस में, वो देख लेते हैं। देखिए, इनपुट्स फॉर बिजनेस इंक्लूड मैन, मटेरियल, मशीन्स एंड मैनेजमेंट एसेट्रा। ठीक है, आदमी जो आपके लिए काम करते हैं, ठीक है, जो कन्वर्ट करने में हेल्प करती है इनपुट को गुड्स में। फिर मटेरियल्स, जैसे कि आपके रॉ मटेरियल्स हो गए। फिर रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आपको मशीन्स चाहिए होता है। एंड ये सारे प्रोसेस को ओवरसी करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट की आपको टीम भी चाहिए होती है, राइट। तो ये बेसिकली आपकी इनपुट्स होते हैं। नाउ इन्हीं इनपुट्स को ना इकोनॉमिक्स में वी क्लासिफाई देम एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो सारे जितने भी आपके इनपुट्स है उनको ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। लैंड यानी कि जमीन, जहाँ पे आप अपने फैक्ट्री सेटअप करते हो या फिर जहाँ पे एग्रीकल्चर करते हो, ऑफिस बनाते हो। ठीक है, लेबर, वो इंसान जो आपके लिए काम करते हैं। कैपिटल यानी कि पैसा, पूंजी, जिससे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, या फिर आपकी प्लांट्स एंड मशीनरी जिसपे आप इन्वेस्ट करते हो, एंड वो प्लांट्स एंड मशीनरी आप यूज करते हो टू प्रोड्यूस गुड्स, उसको भी हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, एंड देन एंड में आता है एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि बिजनेस करने का सलीका, वो हमें एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता है। तो मेनली ये 4 फैक्टर्स या फिर ये 4 इनपुट्स बिजनेस में यूज होता है। नाउ ये 4 इनपुट्स जो है ना, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे चैप्टर 3 में। ठीक है,
वहाँ पे हम प्रोडक्शन करके एक चैप्टर है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, तो उसमें हम डिटेल में ये सबको पढ़ेंगे, तो अभी आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं। ये फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको बस एक ओवरव्यू हम देना चाहते हैं कि ये सारे इनपुट्स आपके होते हैं, ठीक है। तो फिर आउटपुट्स क्या होते हैं? देखिए, आउटपुट्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैटेगराइज्ड एज, देखिए अब आउटपुट्स के भी कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो एंड कंज्यूमर, आप और हम जैसे एंड कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं उनको कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है, ठीक है। देन देयर आर प्रोड्यूसर गुड्स आल्सो, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर लोग खरीदते हैं, ठीक है, एंड वो यूज करते हैं ये गुड्स को फॉर द गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि टूल्स हो गया या इक्विपमेंट्स हो गए, वो प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। देन कैपिटल गुड्स, आपकी प्लांट एंड मशीनरी जो जिसमें आप हेवीली इन्वेस्ट करते हो एंड विच हेल्प्स यू रन योर बिजनेस, ओके। फिर प्राइवेट गुड्स करके भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइवेट गुड्स यानी कि वो गुड्स जो आपके, जिसमें आपका हक है, ठीक है, आपकी प्राइवेट गुड्स। देन पब्लिक गुड्स जिसमें पूरी सोसाइटी की हक है। देन मेरिट गुड्स भी हम कहते हैं, मेरिट गुड्स यानी कि यूजफुल गुड्स या फिर जो गुड्स नेसेसिटीज आपकी, ठीक है, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, होम्स, ठीक है, जो सारे गुड्स आपको फायदा पहुंचाती है वो आपकी मेरिट गुड्स हो गए। फिर कुछ नॉन मेरिट गुड्स भी होते हैं, ऐसे गुड्स जो आपको नुकसान पहुंचाती है बट स्टिल ये गुड्स मैन्युफैक्चर होती है। फॉर इंस्टेंस सिगरेट, ठीक है, सिगरेट या फिर आप दारू भी कह सकते हो या फिर अल्कोहल, ठीक है, ये कोई फायदेमंद गुड्स तो नहीं है, राइट, ये इंसान को नुकसान ही पहुंचाती है, बट स्टिल इसको प्रोड्यूस भी किया जाता है एंड कंज्यूम भी किया जाता है। ऐसे गुड्स को हम नॉन मेरिट गुड्स कहते हैं, ओके। सो हैव यू अंडरस्टूड कि क्या क्या टाइप के आउटपुट्स हो सकते हैं? आप इनपुट्स यूज करके ये सारे टाइप के आउटपुट्स आप जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की। तो बिजनेस करने का तात्पर्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ऑल दीज एक्टिविटीज एम टू क्रिएट नेट वैल्यू एडेड। सो व्हाट इज नेट वैल्यू एडेड? नेट वैल्यू एडेड मीन्स they intend to produce something of greater value than input used। देखिए, आपने कोई भी इनपुट यूज किया है, सपोज आप वुड यूज कर रहे हो, ठीक है, वुडन लॉग यूज कर रहे हो और आप इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इनटू अ वुडन टेबल। अब देखिए, जब ये वुड लॉग के फॉर्म में था तो ये कुछ ज्यादा यूजफुल नहीं था, राइट, लेकिन आपने इसमें वैल्यू ऐड की, ठीक है, यू एडेड वैल्यू एंड यू कन्वर्टेड इनटू टेबल। अब ये टेबल तो कई लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है, राइट, स्टूडेंट्स टेबल में बैठ के पढ़ते हैं, काम करने वाले लोग टेबल में बैठ के काम करते हैं, तो जो चीज इतनी यूजफुल थी भी नहीं, आपने उसमें वैल्यू ऐड करके यू कन्वर्टेड इट इनटू समथिंग ऑफ ग्रेटर वैल्यू। तो यही प्रोसेस बिजनेस का होता है। बिजनेस करने का तात्पर्य भी यही होता है कि आप ऐसे चीज ले जो ज्यादा यूजफुल नहीं है, इनपुट्स ले और उसमें वैल्यू ऐड करके उसके यूजफुलनेस ऐड कर दे, एक यूजफुल चीज आप बनाए, ठीक है, टू प्रोड्यूस समथिंग ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन द इनपुट्स। तो इतना आपको समझ आ गया। सो लेट्स मूव ऑन नाउ। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्टिव तो समझ आ गया कि बिजनेस में हम करते क्या है, राइट, लेकिन क्यों करते हैं, बिजनेस करना जरूरी क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज या व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिजनेस? देखिए, द गोल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन इज टू जनरेट सरप्लस और प्रॉफिट। देखिए, आप जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज करते हो, क्या क्या कर सकते हो? आप प्रोडक्शन कर सकते हो, फिर जो कंज्यूमर्स है वो कंज्यूम करते हैं, राइट, आप डिस्ट्रीब्यूट भी करते हो अपने प्रोडक्ट्स को, फिर आप इन्वेंट्री यानी कि आपकी जो स्टॉक है गुड्स की या रॉ मटेरियल्स की, उसकी भी आप अक्यूमुलेट करते हो, हिफाजत करते हो। तो ये सब क्यों करते हो? द ओनली आंसर इज टू जनरेट सरप्लस और टू जनरेट प्रॉफिट। आप कुछ ना कुछ उससे फायदा कमाना चाह रहे हो, चाहे वो मॉनिटरी रूप में फायदा हो सकता है या कभी कभी नॉन मॉनिटरी फायदा भी हो सकता है, जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है, राइट, तो वो प्रॉफिट के लिए नहीं करती,
लेकिन वो सोशल बेनिफिट्स के लिए करती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स कमाना बिजनेस का एम होता है, चाहे वो बेनिफिट मॉनिटरी बेनिफिट हो या फिर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट हो, जैसे कि सोशल बेनिफिट्स। नाउ डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। देखिए, जब भी एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस करते हैं ना, तो उन्हें कई सारी डिसीजन बनाने पड़ते हैं बिजनेस में, ठीक है। इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस या बिजनेसेस फेस वेरियस डिसीजंस, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या गुड्स बनाए, व्हेन टू प्रोड्यूस, कब बनाए और किसके लिए बनाए, आपके टारगेट कंज्यूमर्स कौन कौन है, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। सिमिलरली सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, फाइनेंस से रिलेटेड भी आपको डिसीजंस लेनी पड़ती है, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कहाँ से लाए, फंड्स कहाँ से उठाए, ठीक है, और वो फंड्स को किस किस पर्पस में यूज करे, और जो आपने बोरो किया हुआ फंड्स है वो कब चुकाए, कब लौटाए। तो ये सारे आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और देखिए, जब भी आप ये डिसीजंस लेते हैं ना, तो आपके पास कई सारे चॉइसेस होते हैं, जिसमें आपको एक चॉइस लेना होता है। जैसे कि आपको व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या गुड्स बनाए, तो आप सारे के सारे गुड्स तो नहीं बना सकते, राइट। आपको एक चूज करना पड़ेगा कि ठीक है, मैं ये गुड्स बनाऊंगा। जैसे कि सपोज मैं ब्यूटी लाइन से रिलेटेड कुछ गुड्स बनाऊंगा, या मैं कुछ फूड आइटम बनाऊंगा। तो आपको एक चूज करना पड़ता है, राइट। और ये चूज करना एक आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको कई सारी चीज की एनालिसिस करनी पड़ती है कि मार्केट में क्या चीज की डिमांड है, क्या करके आपको ज्यादा फायदा होगा। सिमिलरली जब आप पैसा भी उठा रहे हो, तो कहाँ पे मुझे चीप फंड्स मिलेंगे, मुझे कहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, ठीक है। खुद के पैसे लगाना ज्यादा फायदा होगा या बोरो करना ज्यादा फायदा है। तो ये सारे चॉइसेस आपको लेनी पड़ती है, जो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन ये चॉइसेस लेने में आपकी हेल्प करती है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स हेल्प एनालाइज द रैशनैलिटी एंड द ऑप्टिमैलिटी ऑफ दिस चॉइसेस। इनमें से सबसे रैशनल चॉइसेस क्या है, यानी कि एक समझदार इंसान क्या चॉइस करेगा, और उस ऑप्टिमैलिटी क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा फायदा आपको कौन सी चॉइस, कौन से ऑल्टरनेटिव चूज करने में, वो आपको इकोनॉमिक्स बताता है, ठीक है। इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं, कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कई लोग बाद में जाके बिजनेस स्टार्ट करें, हो सकता है कई लोग बिजनेस ना करें, लेकिन कंज्यूमर तो सभी लोग होते हैं ना, आप भी कुछ ना कुछ सामान कंज्यूम करते हो, राइट। तो आपके लिए भी इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होती है, सभी के लिए इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होती है। मार्केट समझने के लिए, बिजनेस कैसे रन करता है वो समझने के लिए। ओके डन। तो बिजनेस का तो एक इंट्रोडक्शन सा हो गया। अब इकोनॉमिक्स का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो कह दिया कि इकोनॉमिक्स हेल्प करती है, तो कैसे हेल्प करती है अब हम ये देखते हैं। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट? देखिए, द टर्म इकोनॉमिक्स owes its origin to the Greek word oikonomia, which means household. तो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ये हुआ है एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से, और इंटरेस्टिंगली देखिए इसका मीनिंग हाउस होल्ड है। देखिए, जनरली जब हम इकोनॉमिक्स कहते हैं तो हम इसे एसोसिएट करते हैं बिजनेस से, मार्केट से, इंडस्ट्री से, या बाहर की दुनिया से जनरली, राइट। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसका ओरिजिन तो घर से ही हुआ है। हाउस होल्ड, एक्चुअली हाउस होल्ड मैनेजमेंट है ओइकोनोमिया का मीनिंग, ठीक है। ओइको का मतलब हाउस होल्ड होता है, और नोमिया का मतलब मैनेजमेंट होता है। तो इकोनॉमिक्स, पहले लोगों ने इकोनॉमिक्स सीखा कहाँ से? उन्होंने घर मैनेज करके ही पहले इकोनॉमिक्स सीखा। देखिए, घर में क्या होता है, हर एक हाउस होल्ड में सर्टन रिसोर्सेज होते हैं, राइट। जैसे कि पैसा हो गया, सर्टन आपके पास मनी होता है, तो आपको अब डिसीजन लेना होता है कि आप ये मनी का क्या करेंगे। क्या आप इसे बिल्स पे करने में यूज करेंगे, क्या आप इसे चिल्ड्रन के एजुकेशन में लगाएंगे, या फिर आप इसको सेव करेंगे, या फिर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे चॉइसेस होते हैं, और एक हाउस होल्ड को, घर के लोगों को इन ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस चूज करने होते हैं, या फिर अगर वो सारे ऑप्शंस चूज करना चाहते हैं तो उनको प्रॉपरली मनी हर ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए, राइट। तो ये पूरे प्रोसेस से ही इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। देखिए, अब घर में हम ये
रिसोर्स मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट का काम थोड़े छोटे स्केल में करते। अब बिजनेसेस में हम वही चीजें थोड़े लार्ज स्केल में करते, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। सो इकोनॉमिक टर्म्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ये हाउस होल्ड, घर के रिसोर्सेज मैनेज करना या हाउस होल्ड मैनेजमेंट से ही स्टार्ट हुआ है। नाउ टिल द 19th century इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। लेकिन 19th century तक हम ये मानते थे कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स इंटरट्वाइंड है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें इनको साथ में ही पढ़ना चाहिए, ऐसा माना जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कहीं इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने इकोनॉमी को बहुत डीपली स्टडी किया, ठीक है। तो वो कई सारी थ्योरीज लेके आए और उनका ये मानना था कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ये अलग अलग चीज है और हमें इनको हमेशा जोड़ के पढ़े, हम इनको ये जरूरी नहीं है। इकोनॉमिक्स की अपनी थ्योरीज होती है, इसकी अपनी प्रैक्टिसेस होती है, अपनी टूल्स एंड टेक्निक्स होती है, तो हमें इसको अलग से पढ़ना चाहिए। तो तब जाके एक अलग डिसिप्लिन बना जिसका नाम इकोनॉमिक्स होने को गया, ठीक है। एज इकोनॉमिक्स डेवलप्ड, स्कॉलर्स डिस्टिंग्विश इकोनॉमीज एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, अ डिसिप्लिन विथ इट्स ओन थ्योरीज, अपनी थ्योरीज है, अपनी प्रिंसिपल्स है और अपनी मेथड्स है इकोनॉमिक्स की, ओके। The book named An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nation, written in 1776, usually abbreviated as The Wealth of the Nations by Adam Smith, is considered as the first modern work of economics. देखिए, एडम स्मिथ एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट है और आगे जाके हम इनके कहीं थ्योरीज भी पढ़ेंगे। तो ये माना जाता है कि ये फर्स्ट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे और इनका जो बुक है वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक है, इनको फर्स्ट मॉडर्न वर्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ को इनफैक्ट हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स करके भी हम इनको जानते हैं, ठीक है। और इनकी ये बुक काफी रेवोल्यूशनरी थी उस टाइम पे, इन्होंने कई सारे थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को ये बुक में डिस्कस किया है। अब ये तो हो गई इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री की बात, ठीक है। लेकिन ये टर्म क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। मान लीजिए इट इज योर बर्थडे एंड योर मदर गिव्स यू ₹1000, रुपीज है ये, ठीक है, ₹1000 एज बर्थडे गिफ्ट। यू आर फ्री टू स्पेंड द मनी एज यू लाइक। सो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? यू हैव मेनी ऑप्शंस बिफोर यू, सच एज Option 1, you can give a party to your friends and spend the whole money on them. Option 2, you can buy yourself a dress for ₹1000. Option 3, you can go for a movie and eat in a restaurant of your choice. And option 4, you can buy yourself a book and save the rest of the money. तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास है। देखिए, अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं तो चारों ही चीज करना चाहती, है ना। मैं दोस्तों को पार्टी भी देना चाहूंगी, मैं अपने लिए ड्रेस भी खरीदना चाहूंगी, मैं मूवी भी देखना चाहूंगी, रेस्टोरेंट में खाना भी चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि एक बुक भी खरीदूं और जो रिमेनिंग पैसा है वो सेव भी करूं। लेकिन क्या सिर्फ ₹1000 से ये सारा करना पॉसिबल है? नहीं। देखिए, अगर मेरे पास 2000 होता या 5000 होता, ठीक है, तो तब तो मैं ये सारा कर सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मम्मी ने सिर्फ मेरे को ₹1000 दिया है, राइट। तो मेरे जो रिसोर्सेस है, मेरे पास जो पैसा है वो फिक्स है, लेकिन मेरी इच्छाएं अनेक है ना। तो ये लिमिटेड पैसे से मैं कौन सी इच्छा अपनी पूरी करूं, कौन से ऑप्शन में चूज करूं, ये मेरे लिए एक डिलेमा हो जाता है। तो इसी तरीके के डिलेमा हम सबको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करना पड़ता है, राइट। हमारे पास कई सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। देखिए, हमारी इच्छाएं कई सारी होती है और हमारे रिसोर्सेस फिक्स्ड होते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में कुछ एक आध ऑल्टरनेटिव्स ही चूज करने पड़ते हैं और वो ऑल्टरनेटिव्स को चूज करने में हेल्प करती है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमको सारे ऑप्शंस को प्रॉपरली एनालाइज करना सिखाती है कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, कौन सा ऑप्शन चूज करके मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। वो स्टडी करना हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है एंड इट हेल्प्स अस
to make the optimum या correct decision. Okay? सो ये एग्जाम्पल से हमें दो फंडामेंटल फैक्ट्स के बारे में पता चला है. वो क्या क्या है? नंबर 1, दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वंस. हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है. एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वंस आर रिलेटिवली स्केर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. हमारे ये वांट सेटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स है, जो रिसोर्सेज है, जो पैसा है, ठीक है, वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, रिलेटिवली स्केर्स होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं होते, ठीक है. स्केर्स मतलब जिनकी स्केर्सिटी हो, राइट. तो वो लिमिटेड होते हैं हमारे पास मीन्स, इसलिए वो स्केर्स होते हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. Thus, economics is the study of the process by which the relatively scarce resources, जो limited resources है हमारे पास, ठीक है, how do we allocate it? By which the relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of a human being in a society. तो economics basically किस चीज की study है कि हम अपने limited resources को कैसे use करें so we can satisfy our unlimited wants. Economics is thus the study of how we work together to transform the scarce resources into goods and services to satisfy the most pressing of our infinite wants. Most pressing यानी कि सबसे urgent want क्या है आपकी, सबसे important, अभी के लिए सबसे important आपकी इच्छा क्या है, ठीक है. तो we want to satisfy that first. And how we distribute these goods and services among ourselves. जो भी goods and service हम इकोनॉमिक्स में बनाते हैं वो हम एक आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, ठीक है. तो इकोनॉमिक्स में हम ये चीजें पढ़ते हैं. नाउ अब जो डेफिनेशन हमने अभी अभी पढ़ी ना इकोनॉमिक्स की, उसको हम नियो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है. यानी कि ये थोड़ी सी पुरानी डेफिनेशन है. अब आजकल के जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है ना, वो कहते हैं कि ये डेफिनेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट है. देखिए डेफिनेशन सही है, डेफिनेशन में कोई गलती नहीं, लेकिन सर्टेन एलिमेंट्स मिसिंग है उस डेफिनेशन में. तो क्या ऐसे एलिमेंट्स है जो मिसिंग है? देखिए वो डेफिनेशन मेनली फोकस करती है इस बात पे कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, राइट, और हमें ये लिमिटेड रिसोर्स एफिशिएंटली यूज करना होगा ताकि हमारी जो वांट्स है वो फुलफिल हो जाए. बेसिकली फोकस यही है, लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कैसे वांट फुलफिल करें. लेकिन देखिए कुछ तत्व ये डेफिनेशन में मिसिंग है. हाउएवर, टू मोस्ट important concerns of modern economics are not fully covered by this concept. तो क्या मिसिंग है? First is the growth of productive capacity. देखिए हमने कहा था कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन आजकल हम रिसोर्स को भी ग्रो करने में कामयाब हो रहे हैं. फॉर इंस्टेंस देखिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैव विटनेस्ड ट्रेमेंडस ग्रोथ. फर्स्टली देयर इज इंक्रीज्ड पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स. देखिए लेबर भी हमारी एक रिसोर्स है, हमारी इनपुट है, और आजकल पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास काफी ज्यादा लेबर फोर्स है, हमारे पास ज्यादा लोग हैं जो काम कर सकते हैं, राइट. एंड सिर्फ लेबर फोर्स इंक्रीज ही नहीं हुई, इनकी क्वालिटी भी इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग. इन सब की वजह से आजकल के जो लेबर है वो ज्यादा स्किल्ड होते हैं, वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं. Another thing is we have also discovered new raw material sources. For instance, जैसे पहले पावर के लिए हम सिर्फ फ्यूल यूज करते थे, राइट. अब आजकल हम सोलार एनर्जी भी यूज करने लग गए. देखिए अब सोलार एनर्जी ये कभी खत्म नहीं होती, राइट. ये परपेचुअल रिसोर्स है, हम कितना भी इसे यूज कर सकते. तो देखिए हमने न्यू एंड बेटर रॉ मटेरियल भी डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है. Then third point, there is availability of new and improved plant and equipment. देखिए टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से जो प्लांट एंड मशीनरी हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में वो भी ज्यादा बेहतरीन है, आजकल ज्यादा एफिशिएंट है, राइट. तो इस तरह से देखिए हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, ठीक है, उनको हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं. तो इस
चीज़ को भी हमें इकोनॉमिक की डेफिनेशन में एड्रेस करना चाहिए कि कैसे हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी को ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो पहली चीज़ हो गई जो मिसिंग थी। अब दूसरी चीज़ क्या मिसिंग थी? देखिए, जो मिसिंग थी दैट वाज फ्लक्चुएशंस एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स। अब डिस्पाइट द ग्रोथ इन आवर रिसोर्सेज, हमारी इकोनॉमी में हमें हमेशा समान तरीके से ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, राइट? कभी कभार हमारी इकोनॉमी बहुत ऊपर चली जाती है, यानी कि हमें काफी ग्रोथ देखने को मिलता है, प्रोडक्शन में भी, कंजम्पशन में भी, डिमांड में भी, सारी चीजों में वृद्धि होती है, राइट? इस टाइम पे हम कहते हैं कि एक सोसाइटी या कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है। और कभी कभार हमें ग्रोथ में डिक्लाइन देखने को मिलता है, ठीक है? हमारी डिमांड कम हो जाती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम हो जाती है, ठीक है? एक आर्थिक मंदी सी आ जाती है, जहाँ पे अभी अभी जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले तो श्रीलंका में किस तरह से आर्थिक मंदी आई, राइट? लोगों ने अपना पैसा गवा दिया, जो इन्वेस्ट किया उनको वो वापस नहीं मिल पाया, नौकरी गवा दी। तो इस तरह से इकोनॉमी में कभी कभार मंदी भी आती है। तो देखिए, ये फ्लक्चुएशन चलता ही रहता है। तो इकोनॉमिक की डेफिनेशन में हमें ये फ्लक्चुएशन को भी एड्रेस करना चाहिए कि हमेशा इकोनॉमी एक समान तरीके से नहीं चलता। देखिए, डिस्पाइट ग्रोथ, प्रोडक्शन एंड इनकम हैवंट बीन कंसिस्टेंट एंड स्मूथ। हमेशा प्रोडक्शन एंड इनकम कंसिस्टेंट या स्मूथ नहीं होता। देयर आर पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन। ड्यूरिंग सच पीरियड्स फैक्ट्रीज, workers and other productive resources have remained idle due to insufficient demand। तो ये डिक्लाइन के फेज में कई रिसोर्सेज को हमें आइडल छोड़ना पड़ता, हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं है चीजों की, तो इसलिए हम प्रोडक्शन भी नहीं कर पाते। तो ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट कंसर्न्स थे जो हमने प्रीवियस डेफिनेशन में मिस आउट कर दिया था। तो अब हम एक नया डेफिनेशन देखते हैं इकोनॉमिक्स में, जो ये दोनों कंसर्न्स को भी इंक्लूड करती है, ठीक है? So, economics therefore concerns itself not just with the crucial concern of how a nation allocates its scarce productive resources to various uses, it also deals with, देखिए, scarce resources को कैसे यूज करना है वो तो इकोनॉमिक्स बताता है, राइट? लेकिन इसके अलावा और चीजों में भी इकोनॉमिक्स डील करता है। तो वो क्या क्या है? पहले तो द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दिस रिसोर्स इज इंक्रीज। हम कैसे इन रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकते हैं, इनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड दूसरी पॉइंट, द फैक्टर्स विच इन द पास्ट हैव लेड टू शार्प फ्लक्चुएशंस इन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। जैसे कि पास्ट में कई बार इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, राइट? तो रिसोर्सेज ज्यादा तेजी से यूज हुआ है और इकोनॉमिक मंदी आई है जिसकी वजह से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो ये फ्लक्चुएशन होने का कारण क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज दिस फ्लक्चुएशन? ये भी हमें इकोनॉमिक्स आल्सो डील्स विद दिस। ओके, सो अंडरस्टूड। तो ये एक नया डेफिनेशन या फिर एक नया अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स का, ठीक है? कि स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है वो तो हम सीखते हैं, लेकिन इसके अलावा ये दो चीजें भी हम इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक्स में। So, the study of economics will enable us to develop an analytical approach that helps us in understanding and analyzing a wide range of economic issues. तो इकोनॉमिक की स्टडी हमें वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक्स इश्यूज को स्टडी करना, उसको एनालाइज करना, उसको समझने में हेल्प करती है। It would also provide us with a number of models and frameworks that can be applied in different situations. अगर हम कोई दुविधा के सिचुएशन में आए, ठीक है, हमें चॉइस लेनी हो या हम कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, तो उस टाइम पे हम क्या करें, उसके लिए कई मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स भी इकोनॉमिक्स हमें प्रोवाइड करती है। ओके, सो द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स assist us in choosing the best course of action from among the different alternative courses of action available to the decision maker. जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा, राइट? हमारे पास कई सारे ऑप्शंस थे, वी हैड ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, और हमें उन ऑप्शन में से एक चूज करना था। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है? ये हमारी हेल्प करती है, असिस्ट करती है इन मेकिंग द बेस्ट चॉइस, इन चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ
action. However, it is necessary to remember that most economic problems are of complex nature and are affected by several forces, some of which are rooted in economics and others in political setup, social norms, etc. लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है। वो कभी कभार पॉलिटिक्स से लिंक्ड होता है, कभी कभार सोशल नॉर्म से लिंक होता है। तो ऐसे में आपको सोल्यूशन ढूंढना मुश्किल हो सकता है, चूज करना मुश्किल हो सकता है। देखिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन चुटकी में मिल जाएगा, नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या करता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसकी जड़ तक जाने में आपकी मदद करता है, उसको एनालाइज करने में कि ये प्रॉब्लम आया कहाँ से है और इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, ये एनालाइज करने में मदद करता है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड। सारे प्रॉब्लम्स इजीली टैकल हो जाएंगे, ये गारंटी नहीं है। बट विदाउट डाउट इट वुड इनेबल अ स्टूडेंट to examine a problem in the right perspective and would help him or her in discovering suitable measures to deal with the same. कैसे डील करना है वो प्रॉब्लम से, उसके लिए suitable measures ढूंढना इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है। नाउ अगर इकोनॉमिक्स की स्टडी को हमें समराइज करना हुआ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, राइट। हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हैं इकोनॉमिक्स में। और हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी एंड्स है, यानी कि हमारी वांट्स है, हमारी इच्छाएं है, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। और जो हमारे पास मीन्स है, यानी कि जो रिसोर्सेज है जिससे हम अपने वांट्स सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, ठीक है। यानी कि हमारे पास स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। और क्योंकि हमारे पास स्केर्सिटी है, हमें उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस ढूंढने पड़ते हैं। यानी कि हमारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, वेरियस ऑप्शंस, जैसे कि ऑप्शन 1, 2, 3, 4, राइट। तो ये ऑप्शन में से, ये सारे ऑल्टरनेटिव्स में से हमें कुछ एक आध ऑल्टरनेटिव्स चूज करनी पड़ती है, राइट। तो उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस ढूंढना। तो हम कैसे चूज करते हैं कोई भी ऑल्टरनेटिव? हम अपने वांट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। कौन से हमारे वांट्स अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में है अभी, तो हम पहले उसको ही सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे हम ये ट्राई करते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एफिशिएंटली यूज करें, ताकि हमारे मोस्ट ऑफ आवर विशेस वी कैन सेटिस्फाई, ठीक है। हम कैसे ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज को, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी इच्छाएं सेटिस्फाई हो जाए। सो दिस इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। देखिए, आज हमने द टर्म बिजनेस को इंडिविजुअली स्टडी किया, राइट। फिर हमने इकोनॉमिक्स को भी इंडिविजुअली स्टडी किया। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम दोनों को साथ में कंबाइन करके बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है उसको डिफाइन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको वीडियोस टाइमली मिलते रहे। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो वीडियो, तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।